नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। शहादत की 12वीं बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री की लोकवाणी की 19वीं कड़ी का हुआ प्रसारण। पत्नी के हत्यारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने उमड़ रही भीड़। और संकल्प न्यूज की खबर का असर, रामनगर में ठीक हुई विद्युत व्यवस्था। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के पुलिस लाइन में कुरकोट्टी घटना में शहादत हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। 12 जुलाई वर्ष 2009 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे सहित 29 पुलिस जवान नक्सली हमले में शहीद हो गए थे। उनकी शहादत की याद में वीर शहीदों को नमन करने प्रतिवर्ष राजनांदगांव शहर के पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में नक्सली हमले में शहीद हुए 29 जवानों की शहादत को नमन करते हुए शहीद परिवार के सदस्यों को शाल श्रीफल भेंट किया गया। इस अवसर पर वीर शहीदों को नमन करने देशभक्ति गीतों और भजनों का आयोजन भी किया गया। पुलिस विभाग के द्वारा शहादत की 12वीं बरसी पर नक्सलियों के साथ डटकर मुकाबला करने और नक्सल आतंक को खत्म करने की बात कही गई। वहीं महापौर, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शहीदों की शहादत को नमन किया। इस दौरान राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख ने शहीद जवानों को नमन करते हुए कहा कि हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाने वाले शहीदों का कर्ज छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूलेगा। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि 12 जुलाई के शहीद जवानों को हम सब ने आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं पुलिस अधीक्षक डी श्रवण कुमार ने कहा कि शहीद परिवारों के साथ पूरा पुलिस विभाग खड़ा है। शहीद परिवारों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। सर्वप्रथम तो शहीद विनोद चौबे जी और साथ में 28 जवानों को मैं नमन करना चाहती हूँ। उनका ये कर्ज छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूलेगा, जिन्होंने हमें बचाने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। मैं आदरणीय चौबे जी और पूरे जवान को सादर नमन करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि इनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी कि जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, और जब आंखें बंद हो तो सपने हिंदुस्तान के हो। मर जाऊं तो कोई गम नहीं, जब मरूं तो ये जमी हिंदुस्तान की हो। जो 12 जुलाई 2009 को मानपुर क्षेत्र में जो तत्कालीन एसपी साहब और जो उनके साथ 29 जवान शहीद हुए थे, उनको नमन करने के लिए, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी और हम सब ने उन वीर सपूतों को, वीर शहीदों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। 12 जुलाई 2009 का अंतर्गत 29 जवान हमारा उसका तत्कालीन
एसपी साहब श्री शोभा जॉब का शहादत हुआ है। उन्हीं का स्मरण में आज यहाँ पे पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये जो कि श्रद्धांजलि हम लोग देते हैं तो उनका वो कम से कम हम लोग उसका दिया जा सकता है। उसके साथ साथ उनका परिवार लोगों के साथ हम पूरा हमेशा तत्पर हम लोग खड़े रहे हैं। इसके साथ ये कार्यक्रम में एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी है, जितने भी 69 लोग ब्लड डोनेशन दे चुके हैं और पौधारोपण भी कार्यक्रम भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें जो जितने भी शहीद परिवार लोगों का जितनी भी समस्या है उनके ऊपर भी हम लोग बातचीत किया गया है। छोटा छोटा समस्या है, कहीं पे ट्रांसफ़र का अगर कहीं पे ये वाला है उसका भी तत्काल निराकरण किया जाएगा। मदनवाड़ा के कोलकट्टी में जो नक्सलाइटों ने हमारे जवानों को घेर कर एम्बूस लगाकर उनसे दो हाथ किए, लेकिन हमारे 29 जवान उसमें शहीद हुए, जिसमें विनोद चौबे जी एसपी साहब और उनकी पूरी टीम उस बहुत जाबाजी से और बहुत साहस से उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और शहीद हुए। आज हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सभी शहीदों नमन करता हूँ जिन्होंने छत्तीसगढ़ की इस धरती में नक्सलियों से संघर्ष करके अपने प्राण आहुति दी है। छत्तीसगढ़ हमेशा उनका आभारी रहेगा और इस कर्ज को कभी भी नहीं भूल सकता है। हम आज उन शहीदों के परिवार को भी सम्मान किए हैं और चाहते हैं कि शहीदों की याद में हमेशा आज के दिन अनेकों कार्यक्रम आयोजन होते रहने चाहिए। मैं सबसे पहले एसपी साहब चौबे जी सहित जिन जवानों ने शहादत दी है, मैंने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वतन पे मरने वाले को शहादत का दर्जा हम देते हैं और हमेशा हम उन्हें याद रखते हैं अपने दिल में। मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोरकोटी के समीप राजनांदगांव के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे और अन्य पुलिस जवानों की नक्सली हमले में शहादत हुई थी। उनकी शहादत की बरसी पर राजनांदगांव पुलिस विभाग के द्वारा इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें नक्सल हमले में जिले भर के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है। शहर के पुलिस लाइन में बने शहीद स्मारक में पुलिस विभाग व जनप्रतिनिधियों सहित शहीद परिवार के लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की और शहीदों के परिजन वीर शहीदों की तस्वीरों पर पुष्प अर्पण करते हुए फपक पड़े। इस दौरान शहीद गीता भंडारी की पत्नी ने कहा कि आज 12 वर्ष हो गए उनके पति का स्मारक नहीं बना है। लाख कोशिशों के बाद भी अब तक उनके पुत्र को नौकरी नहीं मिली है। अधिकारी आश्वासन देकर भूल जाते हैं। नहीं सर, ऐसे कोई बदलाव है ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो अभी तक मेरे पति का स्मारक ही नहीं बना है। पूरा गांव के लोग ही इकट्ठा होते हैं, ऐसी फोटो रख के ही पूजा करते हैं। अभी तक न स्मारक नहीं बना है, न बेटे को नौकरी नहीं लगा है, अनुकंपा मेरे को मिले ही नहीं मेरे बच्चे को। वर्ष पर शहीद परिवार की उस परत को लेकर क्या कहते हैं? जी सर, ऐसे नहीं है सर। कार्यक्रम होता है, आप लोग बुलाते हैं, है ना? जी, जी, उस परत है, उसके बाद भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं सर। मान सम्मान तो मतलब पूरा मिलता है, परंतु उसके बाद आश्वासन के बाद भूल जाते हैं। शहीद दिवस के अवसर पर शहर के पुलिस लाइन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शहीदों की तस्वीर को रखकर उन्हें शहर के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, पत्रकार और पुलिस विभाग से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर शहीदों की याद में वृक्षारोपण और रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। अंकालू साहू और मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी
है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकवाणी की 19वीं कड़ी का रविवार को प्रसारण किया गया। इसको सुनने के लिए नगर निगम में व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आकाशवाणी केंद्र से प्रत्येक माह प्रसारित होने वाली लोकवाणी की 19वीं कड़ी को सुनने की व्यवस्था राजनांदगांव नगर निगम में की गई थी। इस दौरान नगर निगम के जनप्रतिनिधि, महापौर और शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने लोकवाणी का श्रवण किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लोकवाणी जनहित में एक बेहतर कदम है, जिससे शासन की योजनाओं की जानकारी सीधे आम लोगों तक पहुंचती है। मुख्यमंत्री जी की लोकवाणी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा पढ़ी गई। उस विकास की गाथा बताई गई जो हमारे मुख्यमंत्री ने 2.5 साल में किया। चाहे सड़कों की बात हो, जो पूरे सुदूर जंगल स्थलों में सड़कें बिछाई गई है, चाहे जल की बात है तो जल जीवन के माध्यम से लोगों को प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल की व्यवस्था की गई। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र की बात हो तो आत्मानंद स्कूल के जरिए बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी गई। या अगर रोजगार की बात आती है तो शिक्षकों की नियुक्ति की जो 10,000 प्रक्रिया पूरी हो गई है, वो आने वाले समय में उनकी नियुक्ति हो जाएगी। साथ ही अब तक जो सरकार हमारे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए किया, चाहे वो राजीव न्याय योजना के तहत करोड़ों राशि लोगों तक वितरित करने की बात हो, चाहे शिक्षा के माध्यम से लोगों को शिक्षा देने की बात हो, चाहे रोजगार के माध्यम से रोजगार देने की बात हो, हर दिशा में हर तरफ उन्होंने विकास किया। आज और ये विकास चारों ओर दिखाई दे रहा है और चारों ओर पहुँच रहा है। विकास की जो गति है, आज हमको जो पूरे छत्तीसगढ़ में विकास करना है, आज के प्रसारण, आज की जो कड़ी थी विकास के तौर पर केंद्रित थी, जिसमें सभी सम्मानित छत्तीसगढ़ की जनता ने जो पूछा, उसका जो क्वेश्चन और आगे क्या क्या विकास है, उसका सभी योजना जो बनाई है उनको जानकारी दी और बताया कि कितने कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और सभी क्षेत्रों में जो योजना है उनको बताई और जनता ने उसको सराहा दी और धन्यवाद दे दिया। और आगे ऐसे ही विकास की गति होती रह करके जो लोकवाणी में जनता के बीच में जो जानकारी है और आवाज़ है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता माननीय भूपेश बघेल जी के काम को और विकास की गति को देख कर सराहा रही और आगे भी बहुत सारी उम्मीदें करी हैं, जिसको कांग्रेस की सरकार जो है पूरा करने में लगी हुई है।
अपने लोकवाणी की 19वीं कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रोताओं से बातचीत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में भरपूर विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। यही वजह है कि प्रदेश में 2.5 वर्ष में विकास का एक नया स्वरूप नजर आ रहा है। यहाँ हर छत्तीसगढ़िया के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य हो रहा है। इस तरह ये बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की, कि महत्वपूर्ण संकल्प के साथ हम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में विकास का नया दौर विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पुरखों से लेकर नई पीढ़ी तक सबका भरपूर उत्साह है। यह खुशी की बात है कि इसे पूरा करने और उनके सपनों में रंग भरने का अवसर हमें मिला है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात वहां से शुरू करना चाहता हूं जहां से हमारे पुरखों डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, बैरिस्टर छेदीलाल, मिनी माता, चंदूलाल चंद्राकर, पवन दीवान, डॉक्टर टुमनलाल, विसाहुदास महंत, डॉक्टर राधाभाई, BR यादव, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जैसे अनेक हमारे नेताओं ने, समाज सुधारकों ने, राजनेताओं ने, साहित्यकारों ने और कलाकारों ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखा था। इसके लिए संघर्ष किया था। वास्तव में यह भारत के नक्शे में सिर्फ एक अलग राज्य के रूप में एक भौगोलिक क्षेत्र की मांग नहीं थी, बल्कि इसके पीछे सदियों की पीड़ा थी। यह छत्तीसगढ़िया सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने की मांग थी। राज्य में हमारी सरकार द्वारा इसे पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपने रेडियो वार्ता के माध्यम से लोगों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में निकाले जाने वाली साइकिल रैली के लिए बैठक आयोजित की गई। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में आज शहर कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी 14 जुलाई को महंगाई के विरोध में निकलने वाली साइकिल रैली की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा महंगाई को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आगामी 14 जुलाई को महंगाई के विरोध में साइकिल रैली निकाली जाएगी। इस साइकिल रैली में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी चंदन यादव भी शामिल होंगे। सम्मानित अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार उसमें हम सब साइकिल रैली के अभियान के लिए जो तैयारी का आज है बैठक बुलाए थे और सभी सम्मानित पार्षद साथीगण, एल्डरमैन, इन सब की भी बैठक थी। उसके बाद दोपहर के 2 बजे फिर संगठन की बैठक है और 14 तारीख के हमको जो साइकिल रैली है जिसमें सम्मानित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी जो हैं श्री चंदन यादव जी भी रहेंगे, तो उसी के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं और जनता के साथ मिलकर इस मोदी सरकार को हटाना है ताकि आम आदमी जो है वो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से यहाँ पर सुरक्षित और खुशहाल बना रहे। महंगाई के विरोध में पूरे देश की कमर टूट चुकी है, एक-एक घरों की कमर टूट चुकी है। इसी के लिए हम लगातार संघर्ष से महंगाई के विरोध में जारी रखे हैं और रखे रहेंगे। शहर कांग्रेस भवन में आयोजित की गई इस बैठक में साइकिल रैली के माध्यम से पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों सहित महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। महंगाई के विरोध में यह रैली शहर के जयस्तंभ चौक से निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरेगी। वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज कांग्रेस पार्षद दल और कांग्रेस संगठन की बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक में शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पार्षद और एल्डरमैन शामिल हुए। सहयोगी अभिषेक यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार भी रथ यात्रा नहीं निकाली गई। भक्तगण मंदिर में ही भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर रहे हैं। आषाढ़ मास की रथ दूज को निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा राजनांदगांव शहर में इस बार कोरोना संक्रमण के चलते नहीं निकाली गई। भक्त मंदिर में पहुंचकर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले वर्ष भी रथ यात्रा को स्थगित किया गया था। इस बार मंदिर समिति द्वारा कोविड नियमों का पालन करते हुए भक्तों को मंदिर परिसर में भगवान जगन्नाथ के दिव्य दर्शन कराए गए। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा कमेटी के पदाधिकारी गिरधारी शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन के दिशा निर्देश पर इस बार रथ यात्रा स्थगित की गई है, लेकिन भक्तों को शारीरिक दूरी का पालन कराते हुए मास्क के साथ मंदिर दर्शन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुरूप चलते हुए रथ यात्रा इस वक्त भी नहीं निकाल रहे हैं, पर प्रभु के दर्शन ने सबको मिले ये वाली व्यवस्था करके रखते हैं। दुख तो लग रहा है भाई।
प्रभु की यात्रा में निकली तो दुख तो लग रहा है, क्या करोगे। जो एक खुशी रहती है वो नहीं मिल पा रही है, जो हकीकत में मिलनी चाहिए। पर क्या करोगे, प्रभु की मर्जी है, अब उनके आगे नतमस्तक हैं, अपन कर कुछ सकते नहीं, सिर्फ याचना कर सकते कि प्रभु आने वाले वर्ष में आप धूमधाम से आपकी यात्रा निकले, यही कामना करते हैं। राजनांदगांव शहर में प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाले जाने की परंपरा रही है और समिति द्वारा महीने भर से इसकी तैयारी की जाती है। भगवान जगन्नाथ के लिए भव्य रथ तैयार किया जाता है और रथ पर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को विराजित कर शहर घुमाया जाता है। लेकिन पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण के चलते भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा स्थगित की गई। पहले भगवान जगन्नाथ भक्तों को दर्शन देने निकलते थे, लेकिन इस बार भक्तों ने मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन लाभ प्राप्त किए। पिछले वर्ष भी नहीं निकल पाया था रथ यात्रा, इस साल भी नहीं निकला। भक्त काफ़ी ललायित है जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए। ऐसा उम्मीद करता हूँ कि अगले वर्ष संपूर्ण जोश खरोश के साथ रथ यात्रा पुनः प्रारंभ होगी। प्रतिवर्ष रथ यात्रा का आयोजन गांधी चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर से किया जाता रहा है, किंतु कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कोरोना के नियमों के कारण जैसा सरकार का दिशा निर्देश है कि सिर्फ 5 श्रद्धालु ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, उसी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और श्रद्धालुओं की भीड़ एकदम से इकट्ठी न हो, इस कारण से रथ यात्रा का आयोजन जो है पिछले वर्ष नहीं किया गया था। इस बार कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर रथ यात्रा का आयोजन नहीं किया जा रहा है, लेकिन सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि मंदिर में भगवान के दर्शन बाहर से और प्रसाद ग्रहण करने की कृपा करें। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार भोग प्रसादी का वितरण नहीं किया गया। भक्त भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना किए और सुख समृद्धि सहित कोरोना के खात्मे के लिए भगवान से प्रार्थना की। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे संकल्प न्यूज़ की खबर का असर। रामनगर में ठीक हुई विद्युत व्यवस्था। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9934574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
बाद आपका स्वागत है। संकल्प न्यूज़ के खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। रामनगर क्षेत्र की बिगड़ी हुई विद्युत व्यवस्था को आज सुधारी गई। राजनांदगांव शहर के मोतीपुर रामनगर क्षेत्र में विगत 7 माह से लगभग 8 विद्युत पोल का एबी केबल सड़ चुका था, जिसको लेकर वार्ड के लोग लगातार शिकायत कर रहे थे। इसके बाद भी विद्युत विभाग द्वारा सुधार कार्य नहीं किया जा रहा था। इस मामले को लेकर संकल्प न्यूज़ के द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाया गया, जिसके बाद लगभग 7 माह से सुध नहीं लेने वाला विद्युत विभाग आज सोमवार को क्षेत्र में सुधार कार्य के लिए पहुंचा। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने सभी पोल के विद्युत तारों को अलग किया। इन तारों में हल्की बारिश होने पर आग लग रही थी और धुआं उठने लगता था, जिससे लोग दहशत में थे। बार बार वार्ड के लोग इस मामले की शिकायत करते थक चुके थे। इसके बावजूद विद्युत विभाग के द्वारा यहां सुधार कार्य नहीं किया जा रहा था। वहीं विद्युत पोल में बंधा टेंशन तार भी टूट चुका था, जिससे वायर काफ़ी नीचे आ गया था और कभी भी हादसे का अंदेशा बना हुआ था। लोगों की समस्या को संकल्प न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाया और लगभग 7 माह के इंतजार के बाद यहां सुधार कार्य होने से आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं संकल्प न्यूज़ का आभार व्यक्त किया है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छुईखदान क्षेत्र में कोरोना का टीका लगाने के लिए टीकाकरण केंद्र में भारी भीड़ देखा जा रहा है। छुईखदान नगर के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टीकाकरण केंद्र में टीका लगवाने लोगों की भीड़ उमड़ रही है। टीकाकरण को सफल बनाने स्वास्थ्य अमला, स्थानीय प्रशासन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, मितानिन सहित अन्य कर्मचारी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं और लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी का प्रतिफल है कि नगर के टीकाकरण केंद्र में भारी भीड़ देखी जा रही है। टीकाकरण के लिए लोगों में गजब का उत्साह बना हुआ है और लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टीकाकरण केंद्र में लगे स्वास्थ्यकर्मी ने बताया कि कोविशील्ड का टीका लगाया जा रहा है। लोगों के मन में पहले भय और भ्रांतियां थी, पर समझाइश व इसका महत्व बताने के बाद टीका लगाने वाले स्वयं आकर अब उत्साह के साथ टीका लगा रहे हैं। टीकाकरण केंद्र में 18 से 45 वर्ष के लोगों को पहला व दूसरा डोज लगाया जा रहा है। यहाँ CSC छुईखदान सेंटर में कोविड का वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें 45 प्लस और 18 प्लस दोनों को वैक्सीनेशन हो रहा है। आज कोविशील्ड का वैक्सीन है उपलब्ध है हमारे पास, उसका पहला और दूसरा डोज लग रहा है। यहाँ करीब शाम को 5 बजे तक चलता है, जिसमें लोग वैक्सीन लगाने के लिए बहुत ही उत्साहजनक तरीके से आते रहते हैं। अभी क्या स्थिति है वैक्सीनेशन का भीड़ है? हाँ, अभी थोड़ा भीड़ है, लेकिन जो लगाने वाला है वो बहुत ही शालीनता के साथ अपना नंबर का इंतजार कर रहा है। यह बहुत ही उत्साहजनक बात है। राजनांदगांव जिले में अभी तक 6.5 लाख लोगों ने कोरोना का टीका लगाया है। इसी तरह करीब 1 लाख लोगों ने कोरोना का अपना दूसरा टीका लगवाया है। जिला प्रशासन द्वारा एक अभियान चलाकर कोरोना संक्रमण की सुरक्षा का उपाय टीकाकरण को बताते हुए लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी तरह मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश दी जा रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर क्षेत्र के राजीव नगर में अपनी दूसरी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को बसंतपुर पुलिस ने पकड़ लिया है। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर राजीव नगर निवासी मुकेश सोनकर की 2 पत्नियां हैं। उसकी दूसरी पत्नी राजनांदगांव शहर के जमातपारा में रहती थी। बीते शनिवार की रात जब उसकी पहली पत्नी अपने पारिवारिक काम से घर से बाहर गई हुई थी, तब मुकेश सोनकर ने अपनी दूसरी पत्नी अनीता सोनकर को अपने घर राजीव नगर बुलाया। इसके बाद शनिवार की रात लगभग 10:30 बजे वह बसंतपुर थाने पहुंचा, जहां उसने अपनी पत्नी अनीता सोनकर के गुम हो जाने की बात कहते हुए रिपोर्ट लिखने कहा। तब पुलिस ने उसकी पत्नी की तलाश करने की बात कहकर उसे उसके घर चलने कहा। पुलिस जब मुकेश सोनकर के साथ उसके घर पहुंची तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जिसके बाद मुकेश सोनकर ने पुलिस से चाबी जमातपारा वाले मकान में छूटने की बात कही और चाबी लाने के बहाने वह मौके से फरार हो गया। पुलिस को संदेह होने पर घर का ताला तोड़ा गया। पुलिस जब घर के भीतर पहुंची तब अनीता सोनकर की खून से लथपथ लाश सोफे पर पड़ी हुई थी। इस मामले में बसंतपुर थाने के टीआई लोकेश सोनवानी का कहना है कि आरोपी की 2 पत्नियां थी। प्रारंभिक पूछताछ में आपसी विवाद का मामला सामने आ रहा है। वहीं फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। तो पुलिस को अंदेशा हुआ कि इनकी 2 पत्नी हैं, एक पत्नी यहाँ नहीं थी और ये जो जिसके बारे में बता रहे थे ये उसकी दूसरी पत्नी थी जो जमातपारा की रहने वाली है। तो पुलिस जो है एक शंका जाहिर करके बोले कि चलो एक बार घर में देखते हैं करके, फिर राजीव नगर वाले निवास पे आए तो इस निवास के बाहर गेट पे ताला लगा हुआ था
तो जैसे ही घर के पास पहुंच रहे थे तो वैसे ही बोला कि मैं चाबी को जमात पारा से लेके आता हूं करके वो अपने एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर से यहाँ से फरार हो गया। हमें शंका हुई कि यही ज़रूर कुछ ना कुछ घटना ये कारित किया होगा, इसलिए ये भाग रहा करके। फिर हमने इनके घर पे पड़ोसी से कुदवा करके देखा और वहाँ देखे तो इनकी जो पत्नी है अपने सोफे में सर पे काफ़ी गंभीर चोट के निशान और खून लगा हुआ मृत अवस्था में मिली। जैसे ही सूचना मिली पुलिस जो है मौके पे तत्काल जो है वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करके और एफएसएल की टीम जो है दुर्ग से क्राइम यूनिट और मामला जो है मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया है और आरोपी को पता तलाश जारी। क्या कारण लगता है सर, प्रारंभिक कारण कुछ ऐसे जांच में सामने आया? वैसे पुलिस को ऐसा पता चल रहा है कि इनके जो दो पत्नी थी इनके से शायद परेशान थे और इसी वजह से जो है ये दोनों के बीच में कुछ जरूर जो है आंतरिक विवाद हुआ होगा, जिसकी वजह से ये घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा करवाया और फोरेंसिक जांच टीम को मौके पर बुलाया। वहीं घटनास्थल से पुलिस ने कई साक्ष्य भी बरामद किया है। अपनी दूसरी पत्नी की हत्या को अंजाम देकर फरार होने वाले आरोपी मुकेश सोनकर की पुलिस तलाश में जुट गई। वहीं उसकी पहली पत्नी के घर लौटने पर मामला आपसी विवाद का प्रतीत हो रहा है। माना जा रहा है कि पहली पत्नी के घर में नहीं होने के बाद उसने अपनी दूसरी पत्नी को घर पर बुलाया। इस दौरान दोनों में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई और आवेश में आकर आरोपी मुकेश सोनकर ने किसी धारदार हथियार से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे अनीता सोनकर की घटनास्थल पर भी मौत हो गई। बहरहाल पुलिस इस हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।